अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ सेल्स, उसका पार्ट 2 मीन्स कि आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था ऑस्मोसिस, और मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन मीन्स कि ऑस्मोसिस में जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह मूव करते हैं। When animal cells such as red blood cell is placed in an acetonic solution, the cell volume remains constant because the rate at which the water is entering the cell is equal to the rate at which it is moving out. अब जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। उसमें मीन्स कि ना ही ज़्यादा होता है सोल्यूट, ना ही कम होता है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर जा रही उतनी ही बाहर आ रही, तो एट द नेट इफेक्ट इसका ज़ीरो होता है। When a cell is placed in hypotonic solution, water enters and cell swells and may rupture like an overfilled balloon. जब वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है, ठीक है, तो जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करता है एंड सेल स्वेल्स एंड में रप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून, और सेल फूल जाता है। जब फूलेगा तो उसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डिस्टॉर्ट होगा, सेल रप्चर मीन्स कि उसका सेल ख़राब हो जाएगा। Similarly, an animal cell placed in a hypertonic solution will lose water and will shrink in size. अब जिसको हम हाइपरटोनिक में रखेंगे तो चूँकि बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको मेंटेन करने के लिए जो सेल लोग अपना जो उसके अंदर वाटर होगा वो उसे मीन्स के बाहर मूव कर देगा, जिसकी वजह से सेल खुद श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। सो इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एनिमल सेल मस्ट have ways to prevent excessive entry of water in hypertonic environment. They must have to prevent excessive loss of water. अब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो सेल होता है कोई भी प्लांट या एनिमल का, उसे ये ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है जिससे वो मीन्स कि जो वाटर ले रहा है वो कम से कम ले, ठीक है। और हाइपरटोनिक के केस में वो कम से कम मीन्स के वाटर को लॉस करे। Water balance problems are somewhat different for plant cells because of their rigid cells. Most plant cells live in hypotonic environment. There is low concentration of solute in extracellular fluid than in cells. As a result, water tend to move first inside cell and then inside vacuoles. अब जो वाटर बैलेंस की प्रॉब्लम है ये डिफरेंट प्लांट सेल्स में डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट सेल्स की रिजिड सेल वॉल होती है। मोस्ट जो प्लांट सेल्स हैं वो जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो लो कंसंट्रेशन की होने की वजह से जो फ्लूइड होता है उनके सेल के अंदर मूव करना शुरू करता है। सबसे पहले जो वाटर होता है वो सेल के अंदर जाता है, उसके बाद वैक्यूल में जाता है। एंड वैक्यूल इंक्रीज इन साइज, साइटोप्लाज्म प्रेसेस फर्मली अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ सेल विच एक्सपेंड्स अ लिटिल। अब जब पहले पानी है, वाटर है सेल के अंदर, उसके बाद वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल के अंदर जैसे ही पानी आना शुरू होता है उसका साइज़ बढ़ता है। अब साइटोप्लाज्म प्रेसेस फर्मली अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ सेल वॉल। अब जो साइटोप्लाज्म है वो मीन्स के ज़ोर से सेल वॉल की इंटीरियर साइड पे लगेगा, विच एक्सपेंड्स लिटिल, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाहर आएगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्लांट सेल डजंट रैप्चर बट इंस्टेड बिकम रिजिड। चूँकि प्लांट्स के पास स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होती है, प्लांट सेल रप्चर नहीं होता एनिमल सेल की तरह, ये रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है। In this condition, the outward pressure on the cell wall exerted by the internal what is known as turgor pressure. इस कंडीशन में जो अंदर से प्रेशर आ रहा होता है ना वाटर का इंटरनल साइड से, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। एंड द फिनोमेना इज टर्गर, और इस फिनोमेनन को टर्गर कहते हैं। इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिड एंड इट इज़ फ्लैसिड। आइसोटोनिक के केस में जो नेट अपटेक होती है वाटर की वो कम होती है, जिसकी वजह से सेल टर्जिड नहीं होता, वो फ्लैसिड मीन्स के लूज नॉट फॉर्म नॉर्मल होता है। In a hypertonic environment, a plant cell loses water and cytoplasm shrink. अब हाइपरटोनिक के केस में जो प्लांट का सेल है वो अपना वाटर लूज कर देगा और श्रिंक हो जाएगा। द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। अब जो श्रिंकिंग है साइटोप्लाज्म की उसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अभी देखिए एनिमल सेल है, हाइपोटोनिक में रप्चर हो गया, आइसोटोनिक में वाटर का आना और जाना दोनों के बराबर है, सेल पे कोई इफेक्ट नहीं। हाइपरटोनिक में सेल ने अपना वाटर जो था वो एक्स्ट्रा सेलुलर को मीन्स के जो उसके इर्द गिर्द जगह थी वहाँ लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो गया। प्लांट सेल के केस में क्या होता है, हाइपोटोनिक में प्लांट सेल रिजिड हो जाता है, उसने आउटसाइड से वाटर अब्जॉर्ब कर लिया। आइसोटोनिक के केस में सेल नॉर्मल रहेगा, जितना पानी उसके अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। जबकि हाइपरटोनिक के केस में श्रिंक्ड हो जाता है सेल, लेकिन प्लाज्मोलाइसिस मीन्स के उसका स्ट्रक्चर तो डिस्टॉर्टेड नहीं होता, लेकिन जो सेल वॉल से अंदर वाली मीन्स की जो आपका साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है, जिसे हम प्लाज्मोलाइज या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। Osmosis and guard cells. Stomata. Stomata is leaf epidermis and surrounded by guard cells. During daytime, guard cells are making glucose and so are hypertonic.
Then their nearby epidermis, waters enter them from other cells and they swell. अब स्टोमेटा क्या होती है, वो ओपनिंग होती है जहाँ से मीन्स की सारी एक्सचेंज हो रही होती है। डे टाइम के दौरान मीन्स की जब दिन के टाइम गार्ड सेल ग्लूकोज बना रहे होते हैं, सो दे आर हाइपरटोनिक, ठीक है। मीन्स कि उसके अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स के उसके जो इर्द गिर्द एपिडर्मिस सेल हैं उनकी निस्बत उसके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वाटर एंटर होगा और वो स्वेल हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। इन दिस फॉर्म दे अज्यूम अ रिजिड बोर्ड शेप एंड पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम। अब जब रिजिड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके दरमियान एक पोर सा बन जाएगा। एट नाइट व्हेन देयर इज लो सोल्यूट कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स वाटर लीव्स देम एंड दे बिकम फ्लैसिड। रात के वक्त जो कि उनके अंदर ग्लूकोज लेवल नहीं होता उतना, वाटर उनको लीव कर देता है और वो फ्लैसिड हो जाते हैं और वो पोर ख़त्म हो जाता है। इन दिस फॉर्म बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट अगेन वन अनदर एंड द ओपनिंग इज क्लोज। अब वो जो पोर बना था वो रात के टाइम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द नॉलेज अबाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अप्लाइड फॉर वेरियस पर्पज, ठीक है। वी नो दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। अब उससे हम जो सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। अब जो आर्टिफिशियली हमने बनाई हैं उनको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस की सेपरेशन के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इन एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम आर यूज्ड, ठीक है। इन दिस प्रोसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम वाटर से सॉल्ट्स को रिमूव करें। अब फिल्ट्रेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेमी परमेबल से पास करने की कोशिश करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू या इन सिंपल वर्ड्स ब्लड प्रेशर के थ्रू। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, मीन्स के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं यूजली निकल रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हम नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, क्योंकि उनका पोर्स सिंपल वर्ड में साइज ज़्यादा है। उसके बाद आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये डिफ्यूजन का बिल्कुल ऑपोजिट है। डिफ्यूजन में हायर से लोअर की तरफ मूव करता है, एक्टिव में लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। चूँकि उसमें इस ATP या एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, हमने उसको पैसिव कहा था। इसमें जो कि ATP रिक्वायर्ड है इसको हम एक्टिव कहते हैं। इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस प्रोसेस में जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन होते हैं वो एनर्जी को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूल्स को मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल द मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। उनके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होता है। इन रेस्टिंग नर्व सेल्स दिस पंप नीड्स दिस पंप स्पेंड एनर्जीज टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। जब सेल रेस्टिंग कंडीशन पे होता है तो उसके अंदर मीन्स के जो पोटेशियम उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सोडियम की कम होती है। फॉर दिस पर्पज पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल where they are already in high concentration. Similarly, this pump moves potassium from outside to inside the cell and when they are in high concentration. इस सारे फिनोमेनन को करने के लिए जो मीन्स के पंप होता है वो सोडियम को सेल से बाहर मूव कर देता है जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है और पोटेशियम को अंदर मूव कर लेता है जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। अब सोडियम कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और पोटेशियम की अंदर ज़्यादा है। Endocytosis. It is a process of cellular ingestion of bulky materials by unfolding of cell. अब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल की इनफोल्डिंग की वजह से जो बल्की मटेरियल होता है उसकी इंजेक्शन होती है। The two forms of endocytosis are phagocytosis and pinocytosis. इसकी जो 2 टाइप्स के फॉर्म्स हैं उनको हम फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस होती है सेलुलर ईडलिंग, मीन्स कि सेल पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। और पिनोसाइटोसिस में सेलुलर ड्रिंकिंग, उसको आस्ता आस्ता मीन्स के डिज़ोल्व किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। इन फेगोसाइटोसिस सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल वाइन पिनोसाइटोसिस सेल टेक्स इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। फेगोसाइटोसिस में सेल का जो सॉलिड मटेरियल होता है उससे मीन्स कि इनगल्फ किया जाता है, पिनोसाइटोसिस में लिक्विड को या ड्रॉपलेट्स को। उसके बाद आता है एक्सोसाइटोसिस। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल एक्सपोर्टेड। द प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। अब इसमें जो बल्की मटेरियल होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है और इस प्रोसेस में एक नई मेम्ब्रेन भी बनती है जो एंडोसाइटोसिस की वजह से ख़राब हुई होती है। अब ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है, ये जो ठीक है, ये एक्सोसाइटोसिस है, ये उसको सिंपल बार फेंक रहा है, मेम्ब्रेन बना रहा है अगेन दोबारा। ये बल्की मटेरियल को इनगल्फ करते हैं, वैक्यूल वेसिकल बनाते हैं। ये बल्की मटेरियल जिसको एक्सपोर्ट करना है वो एक्सोसाइटोसिस से हो रहा है और ये एंडोसाइटोसिस से अंदर आ रहा है।